मैं कमिंग सर। कम इन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। बिना अपना नाम बोले अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मैं पाली ज़िले की सोजत तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10th 12th 10th सोजत से की है सर, इमानुअल मिशन सेकेंडरी स्कूल। 12th मैंने नालंदा एकेडमी कोटा से की है। उसके तत्पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन NIT श्रीनगर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है सर। ग्रेजुएशन करने के 2 साल तक, ग्रेजुएशन करने के बाद 2016 से लेकर 2018 तक मैंने 2 वर्ष तक MNC के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के MNC में वर्क किया सर। एंड उसके बाद में सर मैं RS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में सर मैंने पिछले साल पटवारी में ज्वाइन किया है। अभी आप पटवारी हैं? जी सर, ट्रेनिंग पटवारी हूँ सर। ट्रेनिंग पटवारी। जी सर। तो कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है? सर इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है सर। अभी हाल फिलहाल हमारी ट्रेनिंग कोटा में चल रही है सर। अच्छा, और कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं यहाँ पे? सर टोटल राजस्थान में सर 7 स्थायी पटवार प्रशिक्षण शाला है। हाँ। और इन टोटल सर 33 अस्थायी और स्थायी मिला के 33 है सर, हर एक जिले के अंदर एक सर। आप पाली से आते हैं? जी सर। ठीक है। पाली हाल ही में नया संभाग बना है। जी सर। एक संभाग बनाने के जो पैरामीटर्स हैं, आपके दृष्टिकोण से पाली उस पर खरा उतरता है क्या? सर बिल्कुल सर। बताएं, लॉजिकल बताएं। सर पाली का जो सदर्न पार्ट है, जो गोडवाड़ जिसको क्षेत्र अपन कहते हैं सर, वहाँ पे सर सांचौर, जालोर और उसके बाद में सर सिरोही, ये तीनों जो कल्चरल एक सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। साथ में जो पाली का जो सदर्न पार्ट है उसका एक अपन ऐसे भी कह सकते हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सर, पाली की सर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के साथ में। और सर ठीक है। पाली में जवाई बांध है। जी सर। इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? सर जवाई बांध जो है सर एक ऐसी जगह सिचुएटेड है सर, जो अरावली की जो रॉक्स है सर, वहाँ पे लेपर्ड निवास करते हैं पाली के अंदर। और सरकार ने इसको लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे भी मान्यता दी है सर। और सर ये राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है सर, तो इससे जल आपूर्ति की भी व्यवस्था की जाती है सर, पाली जो शहर है और साथ में जोधपुर के कुछ गाँवों और जालोर के कुछ गाँवों में। अच्छा जी सर। ठीक है। आप श्रीनगर में रहे हैं मतलब, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब और आज की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें। सर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर अपन बात करें सर, तो आर्टिकल 370 हटने के बाद में और आर्टिकल 35A हटने के बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर है सर, एक यूटी के तौर पे अब देखा जाता है सर। जब मैं 2012 से लेकर 2016 में था तब वो एक स्टेट था, उसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, एक सेपरेट गवर्नेंस सिस्टम था सर। एंड सर दूसरा सर कि टूरिज्म में बदलाव हुआ है। अब टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस साल सर जो अराउंड फुटफॉल है सर, वो 1-1.5 करोड़ के आसपास है सर। तो टूरिज्म में भी अच्छा हुआ सर, और एक ग्लोबल इमेज सुधरी है सर कश्मीर की। हमने G20 का एक मीट का ऑर्गेनाइजेशन भी किया सर वहाँ पे। और कल सर नौगाम से जो विस्टाडोम कोच की शुरुआत हुई है सर, तो एक कनेक्टिविटी भी हम कह सकते हैं कि इंडिया के साथ सुधरी। ठीक सर। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? जी सर। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? जी सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई खबर आई है आज न्यूज़पेपर? सॉरी सर, मैं देख नहीं पाया। अच्छा, कई बार हम खबरों में देखते हैं जी सर कि कोई भी नगर निगम या जेडीए जैसे बड़े शहर है, जयपुर में जेडीए है, ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी और उनको ढहा दिया उन्होंने। जी सर। तो कोई भी कॉलोनी अवैध रूप से कैसे बसाई जाती है? जी सर। सर अवैध रूप से सर अपन हम इस तरह से देख सकते हैं इसको कि जब भी कोई वंचित वर्ग या गरीब जो तबका है सर, जिनके पास में रहने के लिए कोई आवास की सुविधा नहीं है, पट्टे वगैरह नहीं है सर, तो गवर्नमेंट की जो लैंड होती है सर, जहाँ पे जो खाली होती है, जो सिवायचक जमीन होती है सर, उन पे वो निवास करना अपना चालू कर देते हैं। हम कालांतर में जो है काफी सालों में 15-20-30 सालों में जो है, जो गवर्नमेंट होती है सर, गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि जो भी बस्तियां बस चुकी हैं उनको रेगुलराइज किया जाए सर। तो कोई किसान गाँव के संघ के तहत हम पट्टा दे देते हैं। ओके। कोई किसान अपनी एग्रीकल्चर लैंड को एज ए कॉलोनी प्लॉट काट के बेचना चाह रहा हो, जी सर, तो क्या ये आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से ठीक है या इसमें कुछ दिक्कत है? जी सर। कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोग कर सकते हैं सर। इसके लिए सर लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 के तहत
इसका प्रावधान किया गया क्लॉज 8 के तहत। ओके, कोई 90 के तहत आगे कुछ आता है, ए बी सी कुछ सर ए 90 की जो कार्रवाई उसके तहत सर हम कर सकते हैं। चलिए, आप श्रीनगर से आपने ग्रेजुएशन किया है। जी सर। इंडिया में कितने श्रीनगर हैं? सर मुख्यतः सर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ एक तो राजस्थान में भी है सर, अजमेर के अंदर श्रीनगर है सर, गांव है, एक पंचायत समिति है सर। दूसरा सर उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल के अंदर है सर श्रीनगर, एक सिटी है सर वहाँ पे। तीसरा सर जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है NIT श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो कौन से हिमालय रेंज में आता है? सर कश्मीर हिमालयस में आता है सर, जबरवान जो पहाड़ियां हैं सर उसके तहत, उसके नीचे तलहटी पे बसा हुआ है सर वैली के अंदर। वहां पर कोई नदी या फिर कोई फेमस झील वगैरह सर कुछ? झेलम नदी वहां से फ्लो करती है सर। और कहाँ पर ये जो है ये किस पे जाके मिलती है झेलम आगे? सर इंडस रिवर में जाके उसके सिस्टम में जाके मिलती है सर, चिनाब से मिलती है सर जाके। गुड। चलिए, अभी जो इंडिया और इजराइल का विवाद चल रहा है, जी सर, सॉरी इंडिया, मैंने गलती से बोला, फिलिस्तीन और इजराइल का जी सर। विवाद चल रहा है, उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है? सर इंडिया का स्टैंड यूनिवोकल स्टैंड है सर टेररिज्म के अगेंस्ट। इंडिया मानता है सर कि टेररिज्म का हर एक मैनिफेस्टेशन, भले कुछ भी हो, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इट इज इफ इट इज वायलेंट अगेंस्ट एनी सिविलियंस देन इट इज बैड, एंड वी आर अगेंस्ट हमास टेररिस्ट एक्ट। एंड हमास क्या कोई टेररिस्ट ग्रुप है या फिर कुछ और है वहां पर, या एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है का फॉर्म है वहां पर? जी सर, 2007 के अंदर से हमास ने इलेक्टेड वहां पे इलेक्शन जीते थे सर फतेह पार्टी के अगेंस्ट, एंड इट इज ए इलेक्टेड गवर्नमेंट। कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है क्या? सर अगर उसके एक्शंस जो है वो अगर स्टेट के, एक एस्टेब्लिश्ड स्टेट के अगेंस्ट एक परचोटेड अगर एक्शन है, उसका वायलेंट एक्शन है, तो देन वी कैन कॉल इट सर। अगर किसी दूसरे ने उसके टेरिटरी को मान लो कि ऑक्यूपाई कर रखा है और उसको छुड़वाने के लिए वायलेंट एक्ट करता है, जी सर, तो क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटी होंगी? सर अगर उसने ऑक्यूपेशन कर रखा है किसी पार्टी ने सर, तो अगर कोई भी अगर डिप्लोमेटिक इश्यू है, हम उसका पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं सर। इंडिया इसके फेवर में सर, आप डिप्लोमेसी और टॉक के थ्रू अपन जो है कर सकते हैं सर इसका रिजोल्यूशन। अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जो हिमालय जो स्टेट है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, या फिर उधर आगे मेघालय वगैरह, बादल फटने की, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही है। क्या कारण पाते हैं आप इनके? सब बादल फटने को जो हम क्लाउड बस्टिंग कहते हैं, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अगर सब 20 mm अगर वर्षा एक साथ हो जाए 1 घंटे के अंदर सर, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बस्टिंग। के बहुत कम टाइम में वहां पे वर्षा गिरी और जो फ्लडिंग है उस एरिया की हो गई सर। मेजर जो रीजन है सर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेम्परेचर्स बदल रहे हैं, और जो माइक्रो क्लाइमेट है किसी रीजन का वो चेंज हो रहा है सर, इस वजह से सर तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हम ज्यादा देखने को मिल रही है सर। अभी जी राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है। जी सर। क्या होती है आचार संहिता, और ऐसे कौन कौन से कार्य है जो आचार संहिता के दौरान किए नहीं जाते? आचार संहिता इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब वो डेट अनाउंस करते हैं उसके बाद से लागू होती है सर। इसके तहत जो भी अनाउंसमेंट्स है, कोई नई भर्तियां हैं, नियुक्तियां हैं, कोई शिलान्यास, लोकार्पण, कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम से जुड़े कुछ कोई अगर हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इस पे रोक लगा दी जाती है सर, ताकि उससे पॉलिटिकल कोई बेनिफिट नहीं ले पाए सर, इन वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए सर। मान लिया आपकी किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है, जी सर, और वो आचार संहिता लगने से जस्ट पहले हुई है, जी सर, आप अपने जिस कार्यालय में कार्यरत थे वहां से आप रिलीव हो गए, जी सर, और नेक्स्ट कार्यालय में आप किसी कारणवश 1 या 2 दिन के कारण डिले हो जाते हैं, और फिर आचार संहिता लग जाती है, जी सर। क्या अब आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? जी सर, ये सेम केस अभी टीचर्स की भर्ती में देखने को मिला था सर। हमारे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी काफी टीचर्स थे जो रिलीव होके आ गए थे सर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने जिला परिषद में सीओ साहब को बताया कि सर हमें ऐसे हम वहां से रिलीव होकर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब को उनको फॉरवर्ड किया सर। कलेक्टर साहब ने जो है जयपुर सीईओ ऑफिस, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस प्रवीण जी गुप्ता जो अभी हाल फिलहाल में सर, उनके ऑफिस से कंफर्म करा, तो उन्होंने जस्ट ज्वाइनिंग दे दी सर। अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं सर? 18वीं विधानसभा के लिए होने का। श्योर हैं आप? जी सर, सॉरी सर, बट मैं 18वीं याद कर पा रहा हूँ। किन किन राज्यों में चुनाव होंगे अभी? सर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड मिजोरम। राजस्थान में चुनाव की तारीख को बदलने के पीछे क्या कारण था? सर मीडिया ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज और काफी सारे और ग्रुप्स की तरफ से भी एक मांग उठी कि 23 तारीख को, 23 नवंबर को देवउठनी 11 के शुभ विवाह के सावे हैं सर। इस वजह से जो है इसको डेट को आगे खिसकाया जाए। देवउठनी का क्या अर्थ हुआ?
सर ऐसे हिंदू धर्म की मान्यता परंपरा के अनुसार सर देव उठने का मतलब होता है सर कि 4 महीने तक देव सोते हैं सर। देव शयनी जो है जून के अंदर देव शयनी 11 होती है सर, वहां से लेके 4 महीने तक देव विश्राम करते हैं। उसके बाद सर दिवाली के बाद में देव जो 11 होती है वहां से देव वापस उठ जाते हैं सर। जो भी मंगल कार्य होते हैं सर वो देव उठने 11 के बाद में अपन हिंदू धर्म के लोग सर कर सकते हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है कि आप एक एथिकल पर्सन हैं। जी सर। आप कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहां जीवन में आपके सामने कोई नैतिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ हो और आपने वहां नैतिकता दिखाते हुए ये साबित किया है कि आप एक एथिकल पर्सन हैं। जी सर। सर हमारी सर एफएलसी के अंदर ड्यूटी लगी थी सर, फर्स्ट लेवल चेकिंग ईवीएम्स की होती है सर, उसके अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी। वो लास्ट डे था सर और हमें एक टारगेट मिला था कलेक्टर साहब की तरफ से कि ये जो है आज किसी भी हालत में करना है। बट एट द सेम टाइम सर मेरे मिसेस को सर, मेरे जो स्पाउस है सर वाइफ, उनको सर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हेल्थ में हो गई सर। तो मैंने मेरे सामने एक डायलेमा आ गया था सर कि मुझे पर्सनल इंटरेस्ट देखना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट देखना चाहिए। चूंकि मैंने मेरे जो साथ में कलीग्स थे उन्होंने भी मुझे कहा कि आप साहब से बात कर लो, क्या पता जो है ये क्रिटिकल हो जाए। तो सर मैंने जो है अपने मिसेस से बात की, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि नहीं मैं हैंडल कर लूंगी, आप वहाँ रहो, आप ड्यूटी करो। तो सर मैंने पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफर किया एज कम्पेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। आपने अभी ईवीएम का नाम लिया। जी सर। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी सर। क्या आप बता सकते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं? सर चुनाव आयोग ने बार बार ये एश्योर किया है सर वोटर्स को कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। कैसे? सर चुनाव आयोग ने हैकाथॉन और विभिन्न प्रोग्राम्स का आयोजन किया जिसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज और जो हैकर्स हैं देश के, उनको इनवाइट किया कि आप आओ और ईवीएम हैक करके हमें जो है बताइए, लेकिन कोई कर नहीं पाया सर। भारत सरकार का कौन सा उपक्रम जो है वो ईवीएम का निर्माण करता है? सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगर मैं श्योर नहीं हूँ। सर प्लीज। अभिजीत, आप पाली जिले से आते हैं। जी सर। पाली में एक जगह है सोजत। जी सर। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेहंदी को लेकर बड़ी वो है, ठीक है। तो जो मेहंदी के मजदूर होते हैं ना, जी सर, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी सबसे जो बड़ी समस्या होती है सर इसमें मजदूरी की होती है सर। सीजन वाइज मेहंदी डिपेंड करती है सर। कभी वर्षा हो जाती है तो मेहंदी की जो हाइट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, 6-7-8 फुट हो जाती है। कभी मेहंदी छोटी भी रह जाती है सर, मतलब उपज इतनी नहीं हो पाती। तो इस पे सर वेरिएशन करता है सर। तो उनकी मजदूरी जो है वो सीजनल और वर्षा पे ज़्यादा इफेक्टेड होती है सर। दूसरा सर कि उनकी एक संगठित आवाज़ नहीं है सर, कोई यूनियन नहीं है वहाँ पे जो वहाँ की जो मजदूर काम करते हैं सर उनकी कोई आवाज़ सुन सके। अच्छा, चलो थैंक यू वेरी मच सर। आपका एंट्री हो गया, आप जा सकते हैं।